हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 के मॉडल सेट जो 3 है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 40 के क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 40 प्रश्न और 40 नंबर दिया जाएगा आप लोगों को। इससे भी पहले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। साइंस का सेट 1 है, सेट 2 है, उसको नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से लगभग आप लोग का जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी तरह का आएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग सेट 3 के आज क्वेश्चन के आंसर। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है, यदि अपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। क्या पूछा गया है? यदि अपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन को कोण का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं जो अपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। क्योंकि यदि अपतन कोण 60 डिग्री है तो क्या होगा, परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर सही होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। मुख्य कक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। कह रहा है कि मुख्य कक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर क्या कहते हैं। हम लोग जानते हैं कोई दर्पण से जब मुख्य कक्ष के समांतर आता है तो कहाँ निकलता है, फोकस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। ठीक। तीसरा नंबर है क्या क्वेश्चन में, तीसरा नंबर में क्वेश्चन में दिया है यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लोग आर बराबर फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो इसमें क्या 54 का आधा कितना होता है, भागा दे देंगे 27 है कहीं पर, बी नंबर में 27 है। इसका मतलब 3 नंबर का आंसर होगा बी। ठीक। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखे गया है जिसके उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग जानते हैं जब अवतल दर्पण के सामने सी पर कोई रखता है, मतलब सी मतलब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो क्या होता है, समान साइज का बनता है और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। तो इसका आंसर होगा सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, समान साइज का बनता है और उल्टा बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक। अब देखिए चौथा का हो गया सी। पांचवा का है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी के साइड में रहना ही, तो ये तो गलत है। तो गाड़ी का हेडलाइट में, तो हम लोग किस में करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का। इसका 5 का हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से क्या है, जाने पर अपने मुक्त पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है। तो हम लोग जानते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। 6 नंबर का बी। ठीक। उसके बाद है निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो बर्फ, केरोसिन, वायु, हीरा। तो जिसका अपवर्तनांक कम उसका प्रकाश की चाल अधिक। तो इस बर्फ तो नहीं होगा, इसका केरोसिन, इसमें हीरा भी नहीं होगा क्योंकि इसका हीरा तो ज़्यादा होता है अपवर्तनांक। तो सबसे कम है किसका, सी कार्बन, ये वायु का। तो सी नंबर क्या है, वायु का क्या होगा, अपवर्तनांक कम होता है जिसके कारण इसका प्रकाश की चाल अधिक होगा। सी नंबर इसका आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी। ठीक। प्रकाश की केंद्र और फोकस के बीच। ठीक। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो क्या होता है, सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक। 8 का बी हो गया। इसके बाद है 9 नंबर में देखिए लेंस की क्षमता, ये तो सेट 2 में भी था ना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायप्टर। सी नंबर आंसर होगा, 9 का सी। 10 का हो गया, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। उस लेंस द्वारा उत्पन्न
आवर्धन क्या होगा, तो 3 गुना बड़ा बन रहा है तो आवर्धन भी क्या होगा, 3 ही गुना होगा। बी नंबर इसका आंसर सही होगा, 10 का बी। 11 नंबर में क्या है देखिए, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम लोग जानते हैं ये तो सेट 2 में था ना, इसका आंसर होगा ए। ठीक, दृष्टि पटल पर निर्माण प्रतिबिंब बनता है ना। 12 का देखिए, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष कहा जाएगा तो क्या करना आप लोग, अवतल लेंस द्वारा, और दूर दृष्टि दोष को किससे, उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इसका जब निकट दृष्टि दोष कहा गया तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। हम लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है ना, बी, इसका आंसर होगा बी। 13 का हो गया। 14 नंबर देखिए, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसमें एक 14 का हो जाएगा हमें ए, शोषण प्रक्रिया के द्वारा हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद 15 नंबर में, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। हाँ, हम लोग चिप्स जो खाते हैं उसमें क्या, कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक, जिससे हम लोग को विकृत मतलब खराब नहीं लगे खाने में, इसलिए नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जो खाने को खराब नहीं करता है, खराब होने से बचाता है। 16 का हो जाएगा, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन H2O जुड़ रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, 16 का हो जाएगा ए, संयोजन अभिक्रिया। तो बोल रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा 17 नंबर का बी, मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, उपचयन। और जिसके सर उपचयित पदार्थ कहते हैं ना, उसका पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आज जैडन को यहाँ पर अपचयन हो रहा था, जैडन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है ना। यदि यहाँ पर पूछा जाता कि किसका उपचयन हो रहा है तो हम लोग कहते हैं जैडन का, और किसका उपचयन हो रहा है, कार्बन का। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, उसके बाद देखिए 18 नंबर में क्या दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो पहले देख लेते, पहला नंबर देखते क्या है, AgNO3, यहाँ पर NO3 Ag है, NaCl। हाँ, तो यह इसका आंसर एक ही हो जाए, ए नंबर होगा 18 का ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2n, यहाँ पर 2n, ठीक है, लेकिन H2 यहाँ पर 3 दूनी 4, नहीं तो ये वाला गलत है ना। इसका आंसर होगा 18 का ए नंबर। ठीक, 19 नंबर देखते हैं हम लोग, लोहे चूर्ण पर दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अम्ल के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, किसका अभिक्रिया करा रहे हैं, लोहा का। तो इसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस तो आएगा ही, हाँ, और FeCl2 बनता है ना। तो यहाँ पर आयरन क्लोराइड बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, 19 का ए। ठीक, उसके बाद देखिए, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो रंगीय सूचक कौन करता है, लिटमस शस्त्र ना, क्योंकि लाल नीला लाल हो जाता है, क्योंकि जब जैसे हम लोग नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो क्या होता है, लाल हो जाता है अम्ल में। तो इसमें क्या होगा, आंसर होगा 20 का बी, ये रंगीय सूचक है। उसके बाद 21 नंबर में, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो 21 नंबर का हो जाएगा सी, CaSO4 हाफ H2O। ठीक, और इसी का जिप्सम का सूत्र 2 लगा दीजिएगा तो जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर होगा सी नंबर, सी, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, अभी हम लोग देखे ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है। हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, 22 का, इसमें भी क्या होगा, सी होगा, सी, 22 का भी सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ना, और उसी को हम लोग जिप्सम कहेंगे। तो 23 नंबर देख लेते हैं, 22 का सी हो गया। 23 नंबर चलिए देखते हैं, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है,
जुड़ रहा है। देखिए, तो जब दो अभिकारक क्या कर रहा है, संयोजित हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका ए, ये तो जान ही रहे आप लोग। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो जानते ही है। खट्टे फल मतलब सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ना, नहीं नहीं, क्या होता है बोलिए, 24 का सिट्रिक अम्ल होगा। ठीक, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, क्या रखिएगा। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन में क्या होगा। तो अंडे के छिलके से ना 25 का हो जाएगा आपका आंसर बी, HCl। ठीक, 25 का बी। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग 26 नंबर में क्वेश्चन क्या है। यदि कोई बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल बना देता है ना। तो यहाँ पर नीला कौन, 11 कि ये तो क्षारक हो गया, ये भी क्षारक हो गया, ये तो उदासीन है। तो इस पर आंसर होगा सी नंबर, अम्ल सी है ना, सी 2 है, इसका मान पीएच मान 2 है। तो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी। 27 नंबर देखते हैं हम लोग। 27 नंबर में क्वेश्चन क्या, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। यदि ग्रहण करता है तो हम लोग कहते हैं कि कुटपाट को हम लोग सही मारते हैं। यहाँ पर ग्रहण नहीं, पाचन किस अंग से करता है ना, तो इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। ठीक, डी नंबर इसका आंसर होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पित्त। इसका 28 का हो जाएगा डी, 28 का डी, पित्त। 29 नंबर में हो जाएगा हम लोग के लिए, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है। हम लोग सेट 2 में बना चुके हैं। अमीबा में कौन सी पोषण होती है, तो प्राणी संभोजी पोषण होती है। ठीक, मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, 4। ठीक, ये तो जानते हैं आप लोग। हृदय का नामांकित चित्र बनाइए ना। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, 4। उसके बाद 31 नंबर हो गया, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। क्षारीय लिख दिया है, क्षारीय होगा। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, क्षारीय है। 31 का हो जाएगा डी, 31 का हो जाएगा डी, पित्त। ठीक, इसके 32 में क्या, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। एक तो 32 का हो जाएगा हम लोग, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, विक्राणु। ठीक, 32 का सी, 32 का सी मार दे। उसके बाद देखिए 33 का हो गया हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन कार्य बाष्प उत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। बाष्प उत्सर्जन के द्वारा नहीं होता। जल का उत्सर्जन एवं जड़ों से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक, ये तो नहीं, बाष्पीकरण के द्वारा होता है। ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है। यह जल जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, लेकिन ये सही है। लेकिन ये भोजन का संवहन करता है, ये तो नहीं होता है ना, भोजन का संवहन नहीं करता है ना, फ्लोएम करता है, ये तो गलत है। डी नंबर इसका आंसर क्या कहा गया है, बाष्प उत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ये भोजन का संवहन करता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है। तो आम तो नहीं है लिंगी पौधा, सरसों भी नहीं, गुड़हल भी नहीं है। यहाँ पर पपीता है। ठीक, 34 का बी, 34 का बी हो गया। 35 नंबर में देखते हैं हम लोग, चलिए 35 नंबर में क्या है, ये तो देख कर ही आप लोगों के चित्र को देख कर कैसा लग रहा है। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ठीक, ये तो मुकुल है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मकुलन। ठीक, इसका बी आंसर होगा 35 का। 36 नंबर में देखिए, लड़कों के में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, टेस्टोस्टेरोन हो गया। 36 का ए। 37 का देखिए, निम्नलिखित में कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, इतना नहीं, ये मादा जनतंत्र गर्भाशय, सी, इसका सी नंबर आंसर होगा। ठीक, गर्भाशय, 37 का सी। 38 नंबर में देखिए कि हम
जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नहीं होता है सौर ऊर्जा से, तो इसका 38 का बी। 39 में क्या है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला तो खत्म हो जाएगा, सीएनजी पेट्रोल ये तो खत्म। सौर ऊर्जा क्या होगा? सही, डी नंबर, जो नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, जो कभी खत्म ना हो। डी नंबर इसका आंसर सही होगा। इसके बाद देखिए 40 निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो 40 हम लोग आखिरी क्वेश्चन है। सेट 3 और सेट हो गया आज कंप्लीट, सेट 2 सेट 1 भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा, सेट 1 सेट 2 सेट 3। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग के लिए कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है इसमें नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, सी नंबर इसका 40 का सी होगा आंसर। तो चलिए इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल में, और कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के लिए खुला है। और इसी तरह बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ आगे की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।